नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के इस सेशन में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। आप सभी के लिए इसमें विशेष रूप से हम बीपीएससी मेंस को लेकर के काम करते हैं। बीपीएससी मेंस के साथ साथ जो बिहार स्पेशल है उसको लेकर के हम काम करते हैं। और तीसरा जो इसमें फैक्टर जुड़ता है वो तीसरा आपका जुड़ता है बिहार स्पेशल बिहार मेंस के साथ साथ, जिसमें हम बिहार की जो लेटेस्ट न्यूज है उसको लेकर के आते हैं। आज के इस सेशन से आपको बिहार मेंस और बिहार स्पेशल ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी और आगे से आप देखने को पाएंगे कि आगे के सेशन में जो है बिहार न्यूज़ को भी हम इसमें ऐड करेंगे। कल एक प्रश्न आपको दिया गया था अभ्यास करने के लिए, तीन प्रश्न आपको दिए गए थे अभ्यास करने के लिए। और जो तीन प्रश्न दिए गए थे उनकी यदि मैं बात करूं तो पहला प्रश्न आपका ये था कि भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में लिखना था, दूसरा संथाल विद्रोह लिखना था, तीसरा चंपारण सत्याग्रह लिखना था। आप में से कुछ लोगों ने लिखकर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपने शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने नहीं किया है, जो इंतज़ार में हैं कि उनको भी करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, प्लीज़ आप अपना समय मत व्यर्थ करिए और नियमित हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए, अविलंब इससे जुड़ जाइए, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा, उत्तर लेखन आपको करना ही पड़ेगा। तो इन तीन प्रश्नों के उत्तर को अभी हम देखते हैं कि आपने किस प्रकार से लिखा है, क्या कमियां हैं। दो कॉपियां मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, उन कॉपियों में बेहतर लिखा गया है, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे से इसी प्रकार से डेली बेसिस पे किसी ना किसी की कॉपी को दिखाऊंगा, क्योंकि सबकी कॉपी को तो दिखा नहीं सकते। मान लो 20 कॉपी भी प्राप्त हो गई तो सबकी कॉपी को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ उसका मूल्यांकन कर टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट कर देते हैं। उसी में से कुछ कॉपियों को चिन्हित करके हम यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन जो भी लोग हमारे साथ मिलकर उत्तर लेखन करेंगे, सप्ताह भर में कम से कम एक बार आपकी कॉपी आपकी आंखों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे अवश्य देखने को मिलेगी। आज जिस प्रश्न का हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आर्ट एंड हेलो। इसमें ध्यान दीजिएगा इस बात का कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की कला और वास्तुकला के बारे में, आर्किटेक्चर और आर्ट की बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो आपका डिस्कशन है आज का वो है मौर्य काल की कला और वास्तुकला। इस पर आधारित डिस्कशन है, इसको हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वह है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, और ऐसा ही प्रश्न इसी से जुड़ता प्रश्न 68 मेंस में भी देखने को मिला। ठीक है, तो इन दोनों को हम समझेंगे। सबसे पहले मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर हम आ जाते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या है? मौर्य काल की कला और वास्तुकला, मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जब हम कला की बात करते हैं और इस प्रकार की वास्तुकला की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें हैं जिन पर हमें जानकारी होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें नॉलेज रखने की ज़रूरत है। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शक्तिशाली साम्राज्य था, ये आप भूलना नहीं है कभी। पहला शक्तिशाली जो साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में आपको देखने को मिलता है वो आपका था मौर्य साम्राज्य। आप जानते हैं साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्रा प्रमुख रूप से देखने को मिली है। पाटलिपुत्रा की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं पाटलिपुत्रा के जो महल थे, इनकी जो भव्यता थी, आप कह लीजिए इनका जो सौंदर्य था, इसकी जो भव्यता थी, ये प्रतिबिंबित करती थी किस बारे में? ये प्रतिबिंबित करती थी इस काल की कला के बारे में, इस काल की स्थापत्य के बारे में। तो मौर्य काल, जैसा हमने देखा, मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था, और इनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र के जो महल हुआ करते थे, उन महलों का निर्माण उनकी भव्यता को प्रतिबिंबित करता था, उस समय की कला और स्थापत्य की ऊंचाइयों को बताता था। मौर्य काल में यदि हम बात करें तो महल
स्तंभ, स्तूप और गुफाओं का निर्माण देखने को मिलता है। महल, स्तंभ, स्तूप और गुफाओं का निर्माण प्रमुखता से देखने को मिलता है। तो जब हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मौर्य कला की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टिप्पणी लिखना है भैया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेज जो हैं वो सीमित हैं, मतलब 1 से 1.5 पेज में हमें अपनी चर्चा को समाप्त करनी है और उस आधार पर हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा के जो महल थे उनका निर्माण उस समय की आप कह सकते हैं उनकी भव्यता को प्रतिबिंबित करता था, उस समय के कला और स्थापत्य की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता था। मौर्य काल में महल, स्तूप, स्तंभ और गुफाओं, इन सभी का निर्माण किया गया। इतनी जानकारी आप इसमें लिख सकते हो। और जब हम मौर्यकालीन कला की बात करते हैं, मौर्यकालीन कला की बात करते हैं, तो मौर्यकालीन कला की जब हम बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। आप सब रट गए होंगे, मुझे पता है। पहला है राजकीय कला, पहला जो देखने को मिलता है वो है राजकीय कला, या इसी को बोलते थे दरबारी कला। ठीक है, राजकीय कला या दरबारी कला। और दूसरी तरफ जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा पार्ट इनका आता है, इसको बोलते हैं लोक कला एवं मूर्ति कला। ठीक है, लोक कला एवं मूर्ति कला। अब लोक कला एवं मूर्ति कला में यदि हम बात करें तो प्रमुखता से आपको देखने को मिलती हैं 2 पुरुषों की मूर्तियां। ठीक है, 2 पुरुषों की मूर्तियां, यक्षिणी की मूर्ति, यक्षी की मूर्ति। राजकीय कला के अंतर्गत जब हम बात करते हैं या दरबारी कला के अंतर्गत बात करते हैं तो कई सारे इसके प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे चंद्रगुप्त कालीन कला। इसमें विशेष रूप से इनका जो राजप्रसाद है उसकी बात हम करते हैं, राजप्रसाद की बात करते हैं। दूसरा जो देखने को मिलता है वो है अशोककालीन कला, अशोककालीन कला। और अशोककालीन कला की जब बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे जैसे स्तंभ हो गए, स्तंभ के साथ साथ स्तूप आपको देखने को मिलते हैं, स्तूप के साथ साथ गुहा विहार आपको देखने को मिलते हैं, और गुहा विहार के साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं पाषाण वेदिका, पाषाण वेदिका। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वहीं दशरथकालीन कला भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दशरथकालीन कला में आपको प्रमुखता से गुहा विहार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण है, पूरा मौर्यकालीन कला का ये वर्गीकरण है, इसी के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, यदि किसी के पास मटेरियल नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ मदद कर देता हूँ। जैसे जब हम बात करते हैं स्तंभों की बात करते हैं, जैसे हम मौर्यकालीन ये एक आपने देखा वर्गीकरण, आप इसको बना भी सकते हो, इस चार्ट को आप बना भी सकते हो। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कम शब्दों में आप अपने उत्तर को लिख सकते हो, ये बना सकते हो। और यदि आप ये बनाते हो तो इसका बेनिफिट आपको अवश्य देखने को मिलता है। अब आगे जो देखने को मिलता है उसमें जैसे मैं बात करूं स्तंभों की, स्तंभ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अशोक के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण स्तंभों या आप कह लीजिए अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में जब आप बात करते हो तो स्तंभ व शिलालेख हैं। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, स्तंभ हैं और शिलालेख हैं। और इन स्तंभों और शिलालेखों का जो निर्माण हुआ है वो अक्सर देखने को मिलता है कि जीत के उपलक्ष्य में हुआ, जीत के उपलक्ष्य में इनका निर्माण हुआ है, जीत के उपलक्ष्य में इनका निर्माण किया जाता था। और ये सामान्यतः बलुआ पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। और ये भी देखने को मिलता था कि इसके जो हैं वो 4 भाग हुआ करते थे, इन स्तंभों के 4 भाग हुआ करते थे, जिसमें सबसे लंबा खंड जो है वो आधार का निर्माण करता था। और यह भी देखने को मिलता था ये एकाश्म पत्थर होते थे,
ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इनकी विशेषता है और इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ स्तंभ के ऊपरी भाग को शीर्ष या दूसरे शब्दों में ललाट कहा जाता था। ललाट के ऊपर एक शीर्ष फलक होता था। क्या होता था? शीर्ष फलक होता था जिस पर पशु की मूर्ति बनी होती थी। पशु की मूर्ति देखने को मिलती है। चंपारण में आपको देखने को मिलता है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, और ये स्तंभ मौर्यकालीन है। ठीक है। इसके बाद जब हम स्तूप की बात करते हैं, इस समय काल में स्तूप की बात करते हैं, तो आप जानते हैं स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। क्या थे? स्तूप क्या थे? स्तूप वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। इन टीलों के रूप में स्तूप को जाना जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें जो मृतक होते थे उनके अवशेष और राख, उनके अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में बताया गया लगभग 84,000 जो है वो स्तूप बनवाए गए। कितने? लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए। स्तूप की जब हम बात करते हैं, स्तूप की जब हम बात करते हैं इस समय काल में, तो आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें स्तूप में एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे आपने देखा कि अवशेष के रूप में ये होते थे और लगभग 84,000 स्तूप इस समय काल में बनाए गए। स्तूप का जो कोट होता था, आप कह सकते हैं, वो कच्ची ईंटों का बना होता था। कच्ची ईंटों का बना होता था। बाहरी सतह जो इसकी होती थी वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक स्तूप जहाँ भी होगा आपको देखने को मिलता है एक पथशिला पथ देखने को मिलता है जिस पे लोग चारों तरफ घूम के उसकी आप कह सकते हो, जैसे ये स्तूप है मान लो, तो इसके चारों तरफ एक पैदल मार्ग होता है, रास्ता होता है जिसे चारों तरफ आप घूम सको। और मौर्यों की जब हम बात करते हैं तो आप चाहे सांची स्तूप की बात कर लीजिए मध्य प्रदेश, या आप पिपरहवा की बात कर लीजिए, ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं। इन दोनों का निर्माण जो है वो मौर्य काल में देखने को मिलता है। स्तूप के बाद फिर यदि हम बात करें गुफा स्थापत्य की, गुफा स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चट्टानों को काटकर जो भी गुफाएं इस समय बनी हैं वो चट्टानों को काटकर ही बनाई गई हैं। चट्टानों को काटकर ही गुफाओं का निर्माण किया गया है। इनका उपयोग विशेष रूप से चाहे वो जैन धर्म के लोग रहे हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग रहे हों, उनके वास स्थल के रूप में किया गया है, उनके निवास स्थल के रूप में किया गया है। इन्हीं में ये निवास करते थे और इसीलिए इनको बिहार कहा जाता था। ठीक है। इन गुफाओं की जो विशेषता थी वो क्या थी कि अत्यधिक पॉलिशदार, इनकी जो भीतरी दीवारें होती थी, इनकी जो भीतरी दीवारें हुआ करती थी वो अत्यधिक पॉलिशदार हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? अत्यधिक पॉलिशदार गुफाएं हुआ करती थी। भीतरी दीवारें जो हैं आप कह लीजिए, साथ ही साथ इसमें अलंकृत प्रवेश द्वार हुआ करते थे। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है। और इसमें आप बता सकते हो बराबर की गुफाओं के बारे में बता सकते हो जिसका निर्माण इन्हीं के समय काल में हुआ है। तो इस प्रकार से थोड़ी चर्चा सबकी करनी है। जैसे मौर्य साम्राज्य के महल की भी चर्चा यहाँ पे आप कर सकते हो 2 लाइन में। महलों के बारे में आप बता सकते हो कि विशेष रूप से एक 3 मंजिला महल देखने को मिलता है। 3 मंजिला महल, वह भी लकड़ी का महल देखने को मिलता है। महल की जो दीवारें थी इनको नक्काशी से सजाया गया था, ये भी आप बता सकते हो। और यह भी बता सकते हो कि इसका जो महल है वो अकमेनियन महलों से प्रेरित था। तो ये भी आप बता सकते हो। इसी तरह जब आप बात करते हो तो मौर्य काल में वास्तुकला का क्या महत्व है उसके बारे में आप बताओगे। तो मौर्य काल में जब आप बताने जाते हो तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि मौर्यों में विशेष रूप से धार्मिक शासकीय क्षेत्रों में बात करें संरचनाओं जैसे स्तूप, विहार, चैत्य, इन सभी को बनाने में रुचि ली, जिससे विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनको सहायता मिली। अशोक के जो शिलालेख है वो विशेष रूप से तत्कालीन जो समाज था, तत्कालीन समाज और जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और भारत का जो राज चिन्ह है वो भी आप जानते हैं सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है।
सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे बहुत संक्षिप्त लिखना है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में भी आप लिख सकते हो, निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि मौर्य वास्तुकला ने भारत की कला और संस्कृति के मौर्य वास्तुकला ने भारत की कला एवं संस्कृति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप बता सकते हो कि मौर्य वास्तुकला प्राचीन भारत की कलात्मक समृद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप इस उत्तर को लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था भैया, क्योंकि बहुत शॉर्ट में लिखना था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था, हमारे पास पेज सीमित है। 7 नंबर का प्रश्न है, मतलब 1 से 1.5 पेज में ही लिखना है। अब 1 से 1.5 पेज लिखने में यदि वो आप एक जो रफली एक स्ट्रक्चर था वो बना दोगे, यदि ये चार्ट बना दोगे कि मौर्य काल जो मैंने बताया कि 2 प्रकार से होती है, दरबारी कला या आप कह सकते हैं लोक कला, और इनके फिर वर्गीकरण कर दोगे तो इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको कला के बारे में दे देनी और थोड़ी सी वास्तुकला के बारे में। अब बात आती है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो आइए देख सकते हैं गुफा चित्र में किन चीज़ों के बारे में आप लिखोगे। क्या है प्राचीन भारत में गुफा चित्र। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र, ठीक है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। अब इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है उसके बारे में हमें समझना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, जैसे ही गुफा चित्र की बात आई, बहुत सारे लोग अजंता पहुँच जाएंगे, बहुत सारे लोग एलोरा पहुँच जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश भी पहुँच जाएंगे, भीमबेटका पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या बोला गया, पूर्वी भारत में। प्रश्न में पूर्वी भारत में बोला जा रहा है, और आप जानते हैं चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ठीक है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ये पूर्वी भारत में नहीं आते हैं। पूर्वी भारत का मतलब है आप उड़ीसा के बारे में बताइए, आप बिहार के बारे में बता सकते हैं, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, इसके साथ साथ असम से संबंधित गुफा चित्र के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। ये सब हैं, इन सभी राज्यों से संबंधित यदि कोई जानकारी है और आप उसको सबमिट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आइए हम शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो आप जानते हैं अतीत का वह समय था, प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के संदर्भ में अतीत का वह समय था जब कोई कागज या लिखित शब्द नहीं था, इसीलिए कोई किताबें या घटनाओं का लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे युग के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उत्खनन से मिलती है, जिसमें विशेष रूप से उत्खनन में क्या मिलते हैं, चित्रकारी मिलती है, चित्रकारी के साथ साथ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन के साथ साथ आवास। तो इन सभी से आप कह लीजिए कि हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जब चित्र और पेंटिंग की बात करते हैं, चित्र और पेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये मनुष्य द्वारा प्रचलित कलात्मक अभिव्यक्ति का सबसे पुराना आप कह सकते हैं रूप है, सबसे पुराना तरीका है। ऐसे चित्रों के जो प्रयोग थे साधारणतः कहाँ होते थे, घरों के सजाने में होते थे, या आप कह सकते हो जीवन की जो घटनाएं थी उनको दर्शाने के लिए किया जाता था, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत में यदि हम बात करें, प्रारंभिक पेंटिंग जो है वो ऊपरी पूरा पाषाण काल में आपको देखने को मिलती है, ऊपरी पूरा पाषाण काल में आपको देखने को मिलती है। दुनिया में शैल चित्रों की पहली खोज की बात करें तो 1867 से 1868 में हुई। कहाँ पे हुई, मिर्ज़ापुर में हुई। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ सबसे पहले शैल चित्रों की खोज की गई। आप जानते हैं चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश एमपी हो, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, यूपी हो गया, बिहार हो गया,
ठीक है, कर्नाटक आपका हो गया, ओडिशा हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे पहाड़ियों में, गुफाओं में आपको ये चित्र देखने को मिलते हैं। चित्रों की 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। चित्रों की 3 श्रेणियां इस समय की देखने को मिलती हैं। 3 श्रेणियां, ठीक है, चित्रों की 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन? पहला, काले, सफ़ेद और लाल गेरू में। काले, सफ़ेद और लाल गेरू में मनुष्य, पशु और ज्यामितीय पैटर्न। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी, ये तो पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी जो देखने को मिलती है वो छड़ी जैसे आकृतियों में, छड़ी जैसे आकृतियों में, छड़ी जैसे आकृतियों में मनुष्य, जानवर, लोमड़ी, ठीक है, छिपकली, ठीक है, इन सभी के जो चित्र हैं वो देखने को मिलती है। एक तीसरी कैटेगरी जो विशेष रूप से देखने को मिलती है, तीसरी कैटेगरी जो देखने को मिलती है, आप कह सकते हो भीमबेटका रेखा चित्र, भीमबेटका रेखा चित्र। ठीक है। तो इस प्रकार से चित्रों की 3 श्रेणियां प्रमुखता से देखने को मिलती है। तो ये सब जो चीज़ें हमने अभी बताई, इसका वर्णन आप कहाँ कर सकते हो? जब आप इस उत्तर को लिखोगे, आप इस उत्तर की जब भूमिका आप लिखते हो तो वहाँ की शुरुआती 3 से 4 पंक्तियों में आप इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हो कि जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण या प्राचीन भारत की, तो अतीत का वह समय था जब कागज़ का या लिखित का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, कोई किताबों, किसी किताब से हमें इसके बारे में, इस काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि इस कार्य के बारे में, इस काल के बारे में, इस युग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मात्र उत्खनन से मिलती है। और उसमें उत्खनन में भी जैसे चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन, आवास, इन सभी से इसका पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो और आप बता सकते हो कि भारत में सबसे प्राचीन जो पेंटिंग मिली वो ऊपरी पूरा पाषाण काल में मिली, वर्ष 1867-68 में मिली। कहाँ मिली? मिर्ज़ापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे देखने को मिली। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र पाए जाते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर भी कुछ शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। चित्रों की विशेष रूप से 3 श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपने बता दिया, तो यहाँ से आपकी भूमिका बन जाएगी। इसके बाद आप अपने मुख्य भाग पे आओगे, जो आपको बताना है, जिन चित्रों के बारे में आपको बताना है, जिनके बारे में आपके प्रश्न में बात हुई है, और यही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। सबसे पहला, जब आप बात करते हो पूर्वी भारत की, हम बात कर रहे हैं ना, पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी भारत में यहाँ पे 3 राज्यों का वर्णन यदि आप कर देते हो तो आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। पहला उड़ीसा, दूसरा आप बिहार का वर्णन कर लो, और तीसरा असम का वर्णन कर लो। इन तीनों का यदि वर्णन कर लेते हो तो आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा। जैसे आप जानते हैं भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी इमारत, महल और गुफाओं का जिक्र देखने को मिलता है, या गुफाओं के लिए जाना जाता है। अब इसमें सबसे पहले जो आप देखते हो, जैसे उदयगिर की गुफाएं, उदयगिर की गुफाएं, ठीक है, ये इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक एग्जाम्पल है, उदयगिर की गुफाएं। आप जानते हो कि जब उदयगिर की हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो गुफाएं हैं ये उड़ीसा शहर से, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर एक शहर है जो इनका राजधानी शहर है, भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर ये पहाड़ियों पर स्थित हैं। और इतिहासकारों की यदि माने तो उनका कहना है कि ये 350 ईसा पूर्व की गुफाएं हैं, 350 ईसा पूर्व की गुफाएं ये हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इनमें कुछ कैटेगरी है, जैसे एक गुफा आपको देखने को मिलती है रानी गुफा, दूसरी जो देखने को मिलती है वो है गणेश गुफा, ठीक है, तीसरी कैटेगरी इसमें देखने को मिलती है बाजघर गुफा, ठीक है। ये 3 गुफाएं यहाँ पे प्रमुखता से इस उदयगिर की गुफाएं में देखने को मिलते हैं। रानी गुफा की जब बात करते हैं तो इसमें कई पुरानी सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, और बोला जाता है कि ये उदयगिर की सबसे प्रसिद्ध गुफा है। उदयगिर की जो गुफाएं हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध गुफा की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध गुफा यही है। इस गुफा में हिंदी देवी देवताओं, साथ ही साथ
मतलब जैन तीर्थंकरों के चित्र लगे हुए, मतलब ये जो गुफाएं हैं, ईरानी गुफा विशेष रूप से, ये जहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैन धर्म, वहीं आपको देखने को मिलता है हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, इनके भी चित्र देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो गुफा है गणेश गुफा। गणेश गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। कहा जाता है कि ये जो गणेश नाम रखा गया, यहाँ की जो नक्काशीदार आकृति है, यहाँ की जो नक्काशीदार आकृति है उसी को देखकर रखा गया है इसका नाम। और बोला गया है कि जैसे ही आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको हाथी की दो बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं और उसी के आधार पर इनका ये नामकरण हुआ है। तीसरा है बाजघर गुफा। बाजघर गुफा की बात करें तो ये थोड़ी सी छोटी गुफा है, लेकिन इसका भी जो वर्णन है वो किया जाता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन भिक्षु जो हुआ करते थे उस समय के, वो अपने निवास स्थान के रूप में इसका प्रयोग करते थे। यह गुफा आयताकार आपको देखने को मिलती है। आयताकार ये गुफा है, ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ आराम करने के लिए पत्थर के बिस्तर और तकिए बनाए गए हैं और इसी के कारण ये चर्चा में रहती है। तो ये आप बता सकते हो इन तीनों गुफाओं के बारे में, तो उदयगिरि की गुफाओं की चर्चा कंप्लीट हो जाएगी और आपका उत्तर आप कह सकते हो 1/3 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है रॉक कट गुफाएं। रॉक कट गुफाएं, और रॉक कट गुफाओं की जब बात करते हैं ये संबंधित है बोंगई गांव से। कहाँ से संबंधित है? बोंगई गांव से। रॉक कट जो गुफाएं हैं ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित हैं बोंगई गांव से। रॉक कट बोंगई गांव कहाँ पे है? असम में है। तो असम के बोंगई गांव से ये रॉक कट गुफाएं जो हैं ये संबंधित हैं। बोला जाता है कि जोगी घोपा एक स्थान है, जोगी घोपा, ठीक है। तो जोगी घोपा में वास्तुशिल्प कौशल के सर्वश्रेष्ठ नमूने ये गुफाएं प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो गुफाएं हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के तट पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और यह भी बोला जाता है कि इसमें जो गुफा है, प्रत्येक गुफा वो ईंट और मिट्टी की चिनाई से बनी है। ईंट व मिट्टी की चिनाई, ठीक है। प्रत्येक गुफा ईंट और मिट्टी की चिनाई से बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये जो काल है जब ये बनाई गई तो ये बोला जाता है साल स्तंभा काल में ये गुफाएं बनाई गई हैं और आज ये गुफाएं जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आती हैं। इस गुफा की जो लंबाई है 1.90 मीटर है। इसमें एक गोल बरामदा भी है। कुछ गुफाओं में सीढ़ियाँ हैं, कुछ में सीढ़ियाँ नहीं हैं, ठीक है। शीर्ष पर एक कगार है जो बारिश के पानी को सामने से हटा देता है और ये वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करता है। तो रॉक कट गुफाओं की चर्चा आप कर सकते हैं। रॉक कट गुफाओं की बात जब आप करते हैं, रॉक कट गुफाएं आपकी हो गई। रॉक कट गुफाओं के बाद जो आपको चर्चा करनी है वो विशेष रूप से बिहार की चर्चा करनी है। और बिहार में आप जानते होंगे एक गुफा है जिसको बोलते हैं बराबर की गुफाएं, ठीक है। आप इनकी चर्चा करोगे, बराबर की गुफाएं की। और बराबर की जब गुफाओं की हम बात करते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जहानाबाद जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहानाबाद। जहानाबाद का मखदूमपुर प्रखंड है, ठीक है। क्या है? मखदूमपुर प्रखंड। मखदूमपुर प्रखंड में आपको ये देखने को मिलती हैं। और बोला जाता है कि ये जो गुफा है ये विश्व की पहली मानव निर्मित गुफा है। क्या है ये? विश्व की पहली मानव निर्मित गुफा। मानव निर्मित गुफा, ठीक है। विश्व की पहली मानव निर्मित गुफा है। आप जानते हैं कि ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है मौर्य वंश के शासनकाल से ये संबंधित है, ठीक है, जिसे विशेष रूप से मेडिटेशन के लिए बनाया गया था। जो बराबर की गुफाएं हैं इसमें प्रमुखतः 4 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहला लोमस ऋषि की गुफा, पहला लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है, लोमस ऋषि की गुफा। दूसरी जो गुफा देखने को मिलती है वो है सुदामा गुफा, सुदामा गुफा। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ की गुफा। और चौथा जो देखने को मिलता है वो है विश्व जोपरी। तो ये 4 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं और सारी गुफाएं जो हैं ये ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर ये बनाई गई हैं और इन गुफाओं का निर्माण लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व कराया गया था अशोक के शासनकाल में।
सुदामा गुफा की एंट्रेंस वाल और दरवाज़ों पर कई सारे शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि कुछ समय पूर्व मतलब उस समय यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। कौन निवास करता था? बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको ये मानना है कि ये लगभग 2400 साल पुरानी हैं और इसमें जो गुफाएं हैं इसमें बहुत सारी अन्य प्रकार के कार्य अभी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब लोमस गुफा की बात करते हैं, लोमस ऋषि की गुफा की बात करते हैं, तो बोला गया है कि ये एक ऐसी गुफा है, एकमात्र ऐसी गुफा है जिसके प्रवेश द्वार पर उत्कीर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? उत्कीर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, वास्तुकला का सुंदर नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ आप बता सकते हैं शिलालेख में अंत में बना हुआ जो उल्टा, जब हम कर्ण चौपड़ की बात करते हैं, कर्ण चौपड़ की गुफा, तो यहाँ पे बताया गया है कि कर्ण चौपड़ गुफा में बहुत पुराने लगभग 245 ईसा पूर्व के जो शिलालेख है वो मौजूद है और ये अशोक के 19वें वर्ष के शासनकाल 19वें वर्ष के शासनकाल की बात करते हैं। शिलालेख के अंत में एक उल्टा स्वास्तिक का निशान है, उल्टा स्वास्तिक बना हुआ, इससे पता चलता है कि ये बौद्ध भिक्षु के लिए बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त वंश का एक शिलालेख है, उसके अनुसार बोला गया है कि इसे दरिद्र, ये जो गुफाएं थी इसको दरिद्र कंतारा यानी भिखारियों की गुफा कहा जाता है, भिखारियों के लिए बनाया गया था। तो इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और इससे आपकी जो चर्चा है इस प्रश्न की वो कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ जो चर्चा की है वो पूर्वी भारत की गुफाओं के बारे में किया है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रश्न जब तक नहीं पढ़ेंगे, पता लगा गुफा चित्र की बात आ गई और गुफा चित्र में सिर्फ आप अजंता एलोरा भीमबेटका बता दिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी भारत की बात की गई थी। चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं, जो आपने कुछ उत्तर लिखे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख के हमें सबमिट करोगे। अब आपने जो उत्तर लिखे हैं, जैसे ये किसी का उत्तर है, आप में से ही किसी ने लिखा है और बहुत सुंदर, मेरे हिसाब से बेहतर लिखा गया है। जैसे इन्होंने लिखा है संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त नोट से लिखें। ठीक है, अब कुछ शाब्दिक त्रुटियां हैं जिस पे आपको काम करना है। ठीक है, ये क्रांति इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस पे आप काम करोगे। इसके साथ साथ जैसे आपने लिखा 1887 की क्रांति या स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व होने वाला संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, बहुत सुंदर आपने लिखा है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध के रूप में था। इसके प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू चाँद और भैरव थे, बहुत सुंदर। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र, अब आपने क्षेत्र बता दिए कौन कौन से थे। अब यहीं पे जैसे मान लो जो मैप है बिहार झारखंड का जो मैप था, वहाँ पे यदि आप क्षेत्र दिखा दिए होते ना कि हाँ ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ऐसे रफली एक बना के कि हाँ ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में फैला था, तो ये आपका उत्तर थोड़ा सा और बेहतर माना जाता। अब यहाँ पे आपने बताए हैं विद्रोह के कारण और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपने प्रस्तुत किया है। अब देखो यहाँ पे आपने पॉइंट वाइज लिखा है, कोई इशू नहीं है पॉइंट वाइज लिखने में। आपके उत्तर में जो समस्या देखने को मिली है, जिसका भी ये उत्तर है कि शब्द सीमा भैया ज़्यादा है, इतना समय आपके लिए नहीं मिलेगा। जिस तरह से आपने लिखा है इतना शब्द लिखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। ये चर्चा आप तब कर सकते थे, इतना बड़ा उत्तर तब लिख सकते थे जब यही 38 अंक में पूछा जाता, तो यहीं पे आप 1-1.5 पेज और बढ़ा देते तो 38 अंक आपके कवर हो जाते। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 पेज ही लिखना है। लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन भैया प्रश्न भी तो ज़्यादा है ना। ओवरऑल देखें तो 8 प्रश्न करने हैं, 8 प्रश्न करने हैं और एक पे ही हम यदि ज़्यादा समय दे देंगे तो प्रश्न हमारा छूटेगा। तो इसलिए जो मानक है उसी मानक में रह के लिखना है और उसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है। आपका दूसरा उत्तर भी बेहतर लगा मुझे, जैसे चंपारण सत्याग्रह पर आपने काम किया। यदि मैं बिल्कुल अकेला भी, देखो अब यहाँ पे आपने एक कथन से अपनी शुरुआत की है, कोई बुराई नहीं है, यहाँ से आपने शुरुआत की है, गलत नहीं है। लेकिन यदि ये कथन जो आपने यूज किया महात्मा गांधी का, जो ये महात्मा गांधी की जो ये पंक्तियाँ आपने प्रयोग की, यदि यही इंट्रोडक्शन के बाद किए होते, जैसे यहाँ से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नए अध्याय का सूत्रपात बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1917 के चंपारण आंदोलन से हुआ। जैसे आपने ये लाइन लिखी ना, जैसे आपने ये चीज़ें लिखी हैं ना, यदि इसके बाद ये वाली लाइन लिखते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रभाव और अच्छा पड़ता। तो इंट्रोडक्शन शुरुआत कर दो, इसके बाद जब मुख्य भाग की शुरुआत करनी हो तो वहाँ पे ला के आप रखो। देखो ये जो कथन आपने लिखा, जैसे आप अभी ऐसे लिखते होते
ठीक है, निबंध लिखते होते। तो निबंध में जब हम इस तरह से शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे बहुत बेहतर माना जाता है। लेकिन जब हम प्रश्नों के संदर्भ में इस प्रकार की शुरुआत करते हैं तो मेरे नज़रिए से इसको आपको भूमिका के बाद लिखना चाहिए। लेकिन जब हम एस्से की बात करेंगे तो एस्से के संदर्भ में इस तरह के कथनों की चर्चा, इस तरह के कथनों से अपनी चर्चा करनी चाहिए। उससे हमें बहुत बेहतर, आप कह सकते हैं बेहतर अंक मिलते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर जाता है। अब इसमें जो भी लिखा है आपने, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी शब्द सीमा में आप जो है कुछ ज़्यादा ही लिख बैठे हैं। तो इतना नहीं लिखना है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो शब्द सीमा पर ही करना है। तो प्लीज़ शब्द सीमा पर भैया अच्छे से फोकस करिए, शब्द सीमा पर काम करिए, ठीक है। आपकी लेखनी जो है अच्छी है, मुझे लगता है कि स्पीड भी अच्छी होगी, वर्तनी भी अच्छी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। शाब्दिक त्रुटियाँ भी आप कह लीजिए न्यूनतम हैं, शाब्दिक त्रुटियां भी न्यूनतम देखने को मिल रही हैं। तो आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, सिर्फ प्रयास क्या करना है कि प्रश्न जिस 8 अंक का प्रश्न है तो प्रयास करो उसको 1 से 1.5 पेज में ख़त्म करो। 38 अंक का प्रश्न है तो प्रयास करो 3.5 से 4 पेज में उसको ख़त्म करो। इस तरह से प्रयास करना है। तो शब्द सीमा पर ध्यान रखिए। बाकी आपका जो उत्तर है बेहतर उत्तर लगा, जितने लोगों ने शेयर किया था आपका उत्तर सबसे बेहतर लगा, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए आप में से किसी का प्रश्न हो, उत्तर आपने लिखा और मैं दिखा नहीं पाया हूँ, तो उसको लेकर के शिकायत नहीं रखनी है, क्योंकि एक दिन में हम सभी का उत्तर तो यहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकते, सभी के उत्तरों की यहाँ पे बात तो नहीं कर सकते। तो उस संदर्भ में उसको समझना है अपने आप को कि हाँ, हमारा आज किसी का नंबर आया, कल आपका भी नंबर आएगा। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर के चलना। हाँ, टेलीग्राम पर यदि आपकी कॉपियाँ समय पर नहीं जांची जा रही, वहाँ पर आप ज़रूर हमें टोक दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर जब आपको प्रश्न दिया गया सेम डे, मतलब 24 घंटे में, उस प्रश्न को दिए हुए 24 घंटे बीत जाने के बाद यदि आप उसको लिखते हो तो मैं नहीं चेक करूंगा, ठीक है। लेकिन यदि जैसे मैंने आज 2 प्रश्न दिए, कल के क्लास से पहले यदि आपने उत्तर भेज दिया उसको मैं 100% चेक करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ आप सब सहयोग करिए, निश्चित तौर पे चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। अब आइए, आज जैसे मैंने आपको बोला कि आज हम बिहार राज्य विशेष से जुड़ी हुई कुछ चर्चा करेंगे, तो आइए बिहार से जुड़ी हुई कुछ चर्चा प्रीलिम्स के संदर्भ में हम कर लेते हैं। बिहार के संदर्भ में कुछ चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल की कुछ चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, क्या कर लें, बिहार स्पेशल की क्या चर्चा कर लें, आइए देख लेते हैं। देखो, बिहार के बारे में सबसे पहले यहाँ पे एक मैप मैं जोड़ देता हूँ, तो कुछ अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आएगी, हमें पता रहेगा हम किस बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपका क्लियर है कि हम बात करने जा रहे हैं बिहार के बारे में। अब बिहार के बारे में जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आज हम जो देखेंगे फैक्ट देखेंगे, बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट हम देखेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं बिहार की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, ये रट जाना है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, यहीं से चर्चा शुरू हो रही। 1 अप्रैल वर्ष 1912 को 1 अप्रैल वर्ष 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार आयताकार बोला जाता है, बिहार का आकार आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार का क्षेत्रफल देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है या 2.86 हिस्सा रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान 12वां है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि क्योंकि बिहार हमने देखा कि रफली ये क्या है, आयताकार है। आयताकार यदि आकार है तो लंबाई और चौड़ाई में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। तो यदि हम इसके उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो ये 345 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और यदि हम इसके आप कह लीजिए पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम विस्तार इसका 483 किलोमीटर, 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर देखने को मिलता है। बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कुछ क्षेत्र हैं जो सूखा प्रभावित रहते हैं।
तो जब बिहार में हम वर्षा की बात करते हैं, औसत वर्षा की बात करते हैं, औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं, तो 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा आपको बिहार में देखने को मिलती है। तो इतनी जानकारी आपने देखा। आइए और थोड़ी सी जानकारी बिहार के संदर्भ में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब औसत वर्षा तक की चर्चा हमने बिहार के संदर्भ में कर लिया है। औसत वर्षा के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई की बात किया जाए तो 173 फीट देखने को मिलता है। 173 फीट या 53 मीटर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए हमें? जनसंख्या तो उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन अभी जो आंकड़ा है हमारे पास कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या आपको देखने को मिलती है 10,40,99,452, ये आपको देखने को मिलती है। यदि हम जनसंख्या की जब बात कर रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत है, तो बिहार संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.60% रखता है और इस हिसाब से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है किस संदर्भ में? जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का तीसरा बड़ा राज्य है। यदि यहीं पे जनसंख्या में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पुरुषों का प्रतिशत क्या है और महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तो पुरुषों के प्रतिशत की जब हम बात करेंगे इसमें, तो आपको देखने को मिलता है कि पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 52.14% देखने को मिलता है और महिलाओं का जो प्रतिशत देखने को मिलता है वो 47.86% देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं कुछ अन्य चीज़ों की, तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि आपसे पूछा जा सकता है। दशकीय वृद्धि आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि दशकीय वृद्धि जो है, यदि हम बात करें 2001 से लेकर के 2011 की, तो बिहार में जो दशकीय वृद्धि रही है वो 25.1% रही है। इसके साथ साथ जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि की बात करें, औसत वार्षिक वृद्धि, औसत वार्षिक वृद्धि की बात करें तो याद रखिएगा 2.54% देखने को मिल रही है। कुल जनसंख्या वृद्धि की बात करें, ठीक है, कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई 2001 से लेकर के 2011 में, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक आंकड़ा इसको याद रख लीजिए कि कुल जनसंख्या वृद्धि 10 सालों में इतनी रही। ठीक है, 2,11,03,43। ठीक है, अब यदि हम इसी में आगे बात कर लें, कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला, सर्वाधिक, ये फैक्ट आज नोट कर लीजिएगा, टेस्ट में प्रश्न यहाँ से रहेंगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला था वो था मधेपुरा। मतलब 2001 से लेके 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहीं हुई तो मधेपुरा में 31.1% देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं, बिहार की हम बात कर रहे हैं, कुछ फैक्ट और देख लेते हैं आज, उसके बाद से इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। और अब प्रतिदिन आपको अपडेट मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। 10 की वृद्धि में देखा हमने, मधेपुरा टॉप पे है। यदि बोल दिया जाए न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पे रही, न्यूनतम 10 की वृद्धि, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि की बात करें तो ये जिला आता है गोपालगंज। कौन सा जिला आता है? गोपालगंज जिला आता है और गोपालगंज जिला में 19.0% आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो देखने को मिलता है पटना। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखने को मिलता है शेखपुरा। ठीक है, इसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताओगे पश्चिमी चंपारण। ये है ना, ये जिला है पश्चिमी चंपारण, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अभी आपने देखा
शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ये आपका रहा शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, इसके साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका है पटना। पटना जिला जो है यहाँ की, क्योंकि राजधानी है तो यहाँ का ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ रही? न्यूनतम दशकीय वृद्धि आपको गोपालगंज में देखने को मिलती है। तो गोपालगंज आपको, ये बॉर्डर एरिया है गोपालगंज, न्यूनतम दशकीय वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कुछ अन्य फैक्ट जो आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 61 प्रति हजार जीवित जन्म पर देखने को मिलता है। मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो 331, 1 लाख जीवित जन्म पर 331 महिलाओं की जो मृत्यु है वो हो रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और पूछा जा सकता है जो अक्सर पूछा जाता है, चुनाव भी आ रहा है, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम यदि हम अनुसूचित जाति वाले जिले की बात करें, अधिकतम अनुसूचित जाति वाले जिले की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है गया। ठीक है, यदि हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला तो ये देखने को मिलता है शिवहर। ठीक, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला गया। ठीक है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला यदि पूछ लिया जाए, न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, तो यहाँ पे आप बताओगे किशनगंज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है बिहार में? लगभग 15.72% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अधिकतम अनुसूचित जनजातियों वाला, एसटी वाला, सर्वाधिक एसटी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो यह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक एसटी समुदाय के लोग रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, न्यूनतम एसटी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो ये शिवहर है जहाँ पे एसटी समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि कुल जो जनसंख्या है बिहार की उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग कितने प्रतिशत हैं, तो लगभग 1.3% जो लोग हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं बिहार की कुल जनसंख्या। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है और आपको उसके लिए तैयार रहने की भी ज़रूरत है। कौन सा प्रश्न है? इसमें विशेष रूप से आप देखते होंगे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, और इस प्रश्न में लिंगानुपात, इससे जुड़ा प्रश्न कई बार पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है। लिंगानुपात में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? सबसे पहले यही पूछा जाता है कि राज्य में लिंगानुपात है क्या। तो राज्य में यदि हम लिंगानुपात की बात करें, राज्य में लिंगानुपात की यदि मैं बात करूं तो राज्य में जो लिंगानुपात देखने को मिलता है वो 918 देखने को मिलता है। प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं। शिशु लिंगानुपात की यदि मैं बात करूं, शिशु लिंगानुपात की यदि मैं बात करूं तो शिशु लिंगानुपात 935 देखने को मिलता है प्रति 1000 पर। यह आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में इसका क्या क्रम है? तो देश के राज्यों में इसका 24वां क्रम है। ठीक है, 24वें स्थान पे आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको बिहार में गोपालगंज में देखने को मिलता है, और गोपालगंज में कितना देखने को मिलता है? 1021 आपको देखने को मिलता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है 876, ये आपको रट जाना है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, एक और फैक्टर आता है जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का। ठीक है, नगरीय जनसंख्या का एक और फैक्टर आता है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो याद रखना है सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या राजधानी शहर पटना में देखने को मिलती है, और न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो समस्तीपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, समस्तीपुर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आज के लिए। कल हम जब जुड़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को और ऐड करेंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। अब इसमें से
प्रश्नों को भी हम जोड़ेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न आए हैं। प्रत्येक दिन 8 से 10 प्रश्नों को भी मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। इसके साथ साथ एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि कल क्योंकि शनिवार है और शनिवार को आपका कोई सेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब अब हम फिर मिलेंगे सोमवार को, ठीक है। लेकिन रविवार को आपका टेस्ट है, उसमें आप सब अनिवार्य रूप से टेलीग्राम ग्रुप पर अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।